बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने ये बात की थी कि हम अपने ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा है वो कैसे डिफ़ाइन करते हैं, और ऐसा करने से जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें जो रियल लाइफ के डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं या एंटिटीज़ हैं उनको रिप्रेजेंट करना किस तरह से आसान हो जाता है। देखिए, इस लेक्चर में हमारा टॉपिक ये है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना वो सिर्फ डेटा कंटेन नहीं करता, हम डेटा के साथ साथ उसके अंदर डिफरेंट बिहेवियर भी ऐड कर सकते हैं। अब ये बिहेवियर क्या चीज़ है, इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, रियल लाइफ के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका कोई ना कोई बिहेवियर भी होता है, सिर्फ डेटा नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर एक स्टूडेंट है तो सिर्फ उसका डेटा नहीं है कि वो उसके कोई नाम है, उसकी कोई एज है या उसका कोई एड्रेस है, उसके वो कोई एक्शंस भी परफॉर्म करता है, वो टास्क भी परफॉर्म करता है या कोई एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। मिसाल के तौर पे वो अपना सब्जेक्ट रजिस्टर करवाता है, वो एडमिशन लेता है, वो क्लास अटेंड करता है। ठीक है, ये सारे क्या हैं, उसकी एक्टिविटीज़ हैं जो वो ऑब्जेक्ट जो है वो रियल लाइफ में परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह अगर एक बैंक में मौजूद कैशियर है तो कैशियर का सिर्फ डेटा नहीं है कि भाई कैशियर का एक नाम है, एम्प्लॉई आईडी है। कैशियर उसके अलावा कोई एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। मिसाल के तौर पे वो कैश इशू करता है, कैश रिसीव करता है, या और भी डिफरेंट जो बैंकिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म करता है। तो जिस तरह रियल लाइफ के अंदर हमने बात की थी ना कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिनको हमने क्लासेस कहा है, वो रियल लाइफ के अंदर जिन ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करती हैं उनकी सारी चीज़ों को हमने उसके अंदर इम्प्लीमेंट करना होता है। तो जैसे डेटा होता है वैसे ही हमने बिहेवियर भी अपनी क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं। इससे हमारा जो कोड है उसको मेंटेन करना, ऑर्गेनाइज करना जो है वो ज़्यादा आसान हो जाता है। अब हाउ टू डिफाइन, अब ये बिहेवियर हम डिफाइन कैसे करेंगे किसी क्लास के अंदर, और डिफाइन करने के बाद उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, और ऐसा करने से हमें क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, इसकी थोड़ी सी हम डिस्कशन करते हैं इसी चीज़ में। तो पहले तो ये देखें कि बिहेवियर का मतलब क्या है, कि भाई कोई एक्टिविटी जो वो ऑब्जेक्ट परफॉर्म करता है रियल लाइफ में। तो टू मेक सॉफ्टवेयर क्लोज टू रियल लाइफ सिस्टम, अगर इफ़ आवर ऑब्जेक्ट कुड आल्सो स्टोर द एक्शन इट परफॉर्म विद इन इटसेल्फ, इट वुड बी वेरी यूज़फुल किस सेंस में, कि हमें ऐसे सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें पता होगा कि भाई ये रियल लाइफ का जो ऑब्जेक्ट है इसका डेटा और बिहेवियर दोनों हमने एक ही क्लास में जो है वो डिफाइन कर दिए हैं। इसके और भी बेनिफिट्स हैं, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्लियर होते जाएंगे। अब हम ये काम करते कैसे हैं, वी अचीव दिस टारगेट बाय एडिंग मेथड्स इनसाइड द क्लास। यानी कि जो हमने पिछली क्लास में डिफरेंट क्लासेस डिफाइन की थी, हम उन क्लासेस में डेटा के साथ जो है वो डिफरेंट मेथड्स भी डिफाइन कर देते हैं। और ये मैंने आपको बताया था कि जो मेथड्स हैं ये फंक्शंस ही होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम फंक्शन का वर्ड नहीं इस्तेमाल करते, हम मेथड का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि क्लास में डिफरेंट मेथड्स को ऐड कर देंगे। दीज मेथड्स रिप्रेजेंट द एक्टिविटीज दैट ऑब्जेक्ट परफॉर्म और समटाइम एक्टिविटी दैट अदर्स नीड्स टू परफॉर्म। ये वाला हिस्से पे मैं बाद में आऊँगा, बस ये समझें कि वो जो मेथड्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो डिफरेंट एक्टिविटी रिप्रेजेंट करते हैं जो वो ऑब्जेक्ट रियल लाइफ में जो है परफॉर्म करता है। तो अब ये जो सारी बात है ना, ये बड़ी थ्योरेटिकल सी है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारा एक सॉफ्टवेयर है एकेडमिक मैनेजमेंट का, और हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर एक स्टूडेंट की क्लास डिफाइन करते हैं, और जिसके अंदर जो है वो दो एट्रीब्यूट हैं, वो उसका मार्क्स को स्टोर करते हैं। ठीक है, यानी कि मार्क्स 1 के नाम से, मार्क्स 2 के नाम से, और इसी तरह दो और एट्रीब्यूट हैं, आईडी और नेम। ठीक है, तो हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा तो हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, हम कुछ बिहेवियर ऐड करेंगे कि भाई वो जो ऑब्जेक्ट है, जैसे मिसाल के तौर पे अब वो जो स्टूडेंट है, हो सकता है ना कि उसको अपने एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। तो अब मार्क्स को कैलकुलेट करने का जो मेथड है या जो फंक्शन है वो हम उसी क्लास के अंदर ही जो है वो डिफाइन कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो एक ऑब्जेक्ट है जो हम उस क्लास से क्रिएट करेंगे, वो अपने अंदर ना सिर्फ डेटा कैरी करेगा, बल्कि जो डिफरेंट एक्शंस हैं उसको भी हमने मेथड के जरिए इम्प्लीमेंट कर दिया, और वो मेथड्स भी उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो रिजाइड कर रहे होंगे। तो इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, और फिर देखते हैं कि ये कैसे कॉल होगा और इसका बेनिफिट क्या है। फिर मैं आपको ये जो फर्दर पॉइंट्स हैं ये मज़ीद जो है वो एलेबोरेट करूँगा कि ये इनका क्या मतलब है। प्रीवियस प्रैक्टिस की तरह जो है वो हम ये करते हैं कि भाई इसमें पहले यहाँ पे क्लास बना लेते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर हमने एक स्टूडेंट के कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करना है तो हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास एक क्लास है स्टूडेंट, सॉरी
हमारे पास क्लास होनी चाहिए दैट इज़ टेक्स्ट फाइल। तो स्टूडेंट डॉट जावा की एक फ़ाइल बना लेते हैं और इसके अंदर हम स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो बेसिक एट्रीब्यूट चाहिए वो हम डिफ़ाइन कर देते हैं। ठीक है, पब्लिक क्लास स्टूडेंट, और हम फॉर एग्जांपल इसमें ले लेते हैं कि एक हमारे पास इंटीजर आईडी है स्टूडेंट का, इसी तरह स्ट्रिंग उसकी नेम है, और दो मज़ीद एट्रीब्यूट डिफाइन कर लेते हैं। लेट्स से कि उसके किसी एक सब्जेक्ट में मार्क्स हैं, मार्क्स 1 कह देते हैं उसको, और डबल इसी तरह एक और सब्जेक्ट में मार्क्स हैं, उसको मार्क्स 2 कह देते हैं। आप इसका नाम डिफरेंट भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह दें जी फिजिक्स मार्क्स या मैथमेटिक्स मार्क्स। ठीक है, तो अभी हम आसानी के लिए मार्क्स 1 मार्क्स 2 कह रहे हैं। ये तो उसका डेटा हो गया। अब हमने ये स्लाइड में जो बात की है वो क्या की है कि हम इस डेटा के अलावा बिहेवियर भी ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, वो जो बिहेवियर है उसका कोई फंक्शन डिफाइन कर लेंगे और वो फंक्शन अपने क्लास के अंदर ही क्रिएट कर देंगे। मिसाल के तौर पे अब वो जो भी स्टूडेंट है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, तो हम क्या करेंगे, लेट्स से कि कोई एक एक्टिविटी की बात कर लेते हैं कि जी वो अपने मार्क्स जो है वो कैलकुलेट करता है। अब मार्क्स को कैलकुलेट करना एक डेटा नहीं है, एक एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, मेथड्स डिफाइन करते हैं अपनी क्लासेस के अंदर, और जब हम उस क्लास से ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो वाला मेथड हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर हमें अवेलेबल हो जाता है। कैसे होता है इसको करके देखते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे हमने एक मेथड बनाया, हम अभी सिर्फ एक एक्टिविटी बहुत बेसिक से रिप्रेजेंट करने लगे हैं। वो मेथड क्या है, लेट्स से कि भाई ये एक डबल वैल्यू रिटर्न करता है और इसका नाम है कैलकुलेट एवरेज, और इसने एवरेज कैलकुलेट करनी है। एवरेज किसकी कैलकुलेट करनी है, ये जो मार्क्स 1 और मार्क्स 2 हैं। तो इसकी लॉजिक मैंने देखें यहाँ पे लिखी हुई है कि हम क्या करेंगे, दोनों मार्क्स को सम करके 2 पे डिवाइड कर देंगे तो उसकी एवरेज आ जाएगी। तो लेट्स से हम कहते हैं कि भाई जो उसका सम है वो क्या है, मार्क्स 1 और मार्क्स 2 को ऐड कर दें और रिटर्न क्या कर दें कि भाई जो भी उसका सम है उसको डिवाइड कर दें 2 पे कर दें। 2.0 पे मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो उसकी डबल वैल्यू है हम उसी को यूज़ कर सकें, हमें किसी भी किस्म का जो है वो कोई डेटा हमारा लॉस ना हो। इस केस में तो वैसे लॉस नहीं होगा, लेकिन फिर भी जस्ट प्रिकॉशनरी तौर पे मैं 2.0 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ। तो एनीवे इस तरीके से हमने जो है वो उसकी जो एवरेज मार्क्स हैं वो कैलकुलेट कर लिए। अब बात ये है कि इसको ऐसे डिफ़ाइन करने का फ़ायदा क्या है। इसको ऐसे डिफ़ाइन करने का फ़ायदा ये है कि जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मुझे जैसे ये डेटा अवेलेबल होता है या मैं इस डेटा को इनिशियलाइज कर सकता हूँ, इसी तरह मैं उसका जो डिफरेंट मेथड्स हैं या जो उसका डिफरेंट बिहेवियर है, ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी मैं इन्वोक कर सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं डेटा को डॉट का ऑपरेटर लगाकर एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको करके देखते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक और फाइल है, ये टेस्ट क्लास हमने बनाई हुई है जिसमें हम डिफरेंट अपनी क्लासेस को टेस्ट करने का कोड लिखते हैं। तो फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं std, और आपको पता है कि ये उसका सिंटेक्स क्या है कि हम न्यू के बाद उस क्लास का नाम लिखते हैं और एंड पे ये ब्रैकेट लगा देते हैं। इसकी हमने पिछली क्लास में काफ़ी डिटेल में बात की थी और इसकी जो मज़ीद डिटेल है जब हम कंस्ट्रक्टर्स का टॉपिक पढ़ेंगे फिर बताऊँगा। फ़र्ज़ करें std1 यानी कि उसका जो id है वो 1 है और std.name जो है, अभी हम हार्ड कोड कर देते हैं सारी चीज़ों को। ठीक है, वो हम कोई भी ज्यूम कर लेते हैं, अब वो कोई स्टूडेंट का नेम हानिया है और हम यहाँ पे कहते हैं कि उसके जो मार्क्स 1 है यानी कि जो पहले सब्जेक्ट में मार्क्स हैं, लेट से हम वो कहते हैं 75 हैं, और std.marks 2 उसके दूसरे सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो लेट से 85। इस तरीके से हमने जो डिफरेंट यानी कि जो मार्क्स हैं या जो डेटा है वो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर लिया है। अच्छा अब ये तो सारा डेटा, ये काम तो हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पे नई बात क्या है, नई बात ये है कि ये जो हमने बिहेवियर अपनी क्लास में डिफाइन किया था इस जगह पे, ये वाला, इस बिहेवियर को भी हम यहाँ पर इन्वोक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मुझे गेट करना है कि इसके एवरेज मार्क्स कितने हैं तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे उसका नाम लिखूँगा यानी कि ये जो रेफरेंस है std। ठीक है, और इसके बाद डॉट का ऑपरेटर लगा के जैसे मैं उसके एट्रीब्यूट फैच करता हूँ इसी तरह मैं उसके जो मेथड्स हैं वो भी एक्सेस कर लूँगा। तो जैसे मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि भाई उसकी जो एवरेज मार्क्स हैं वो एक डबल वैल्यू है, तो हम कह सकते हैं डबल एवरेज इज इक्वल टू std डॉट कैलकुलेट एवरेज। ये हम उसको कॉल करेंगे और ये क्या करेगा, ये जो मेथड है, ये थोड़ा सा ज़रा जूम आउट कर लें ताकि फोकस करना आसान हो हमें। यहाँ पे देखें, ये जो std डॉट कैलकुलेट एवरेज करेंगे तो अगर आप इस मैप को देखें तो आपको याद है मैंने आपको बताया था कि जब आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है,
तो रैम में एक ऑब्जेक्ट बनता है और उसका जो रेफरेंस है वो हमें रिटर्न हो जाता है, उसको हमने एसटीडी में सेव कर लिया, ठीक है। और ये हमने सिर्फ एक मिसाल लिया है कि भाई लेट्स से उसका रेफरेंस 2000 है, वो कोई भी रेफरेंस हो सकता है। फिर जब हम उसको डॉट ऑपरेटर लगा के उसका डेटा इनिशियलाइज करते हैं, आईडी, नेम, मार्क्स 1, मार्क्स 2, तो हम क्या कर रहे होते हैं, उस सब्जेक्ट के अंदर वो जो डिफरेंट फील्ड्स हैं हम उन फील्ड्स को जो है वो पॉपुलेट कर रहे होते हैं, फिल कर रहे होते हैं। ये भी काम कर दिया। अब अगली बात ये है कि ये जो हमने कैलकुलेट एवरेज लिखा है, इससे क्या हुआ, जैसे हम डॉट का ऑपरेटर लगा के इसके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, इसी तरीके से डॉट का ऑपरेटर लगा के हम उसके बिहेवियर को या उसकी एक्टिविटी को भी एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज कैलकुलेट एवरेज। तो कैलकुलेट एवरेज मैंने कॉल किया तो ये फंक्शन क्या करेगा, जो फंक्शन की बॉडी में लिखा है, तो फंक्शन की बॉडी में क्या लिखा है, ये मार्क्स 1 और मार्क्स 2 को ऐड करता है और उसको 2 पे डिवाइड करके जो भी रिजल्ट है वो रिटर्न कर देता है, जो भी इस फंक्शन को जो है कॉल कर। तो इसको चेक करने के लिए यूँ करते हैं कि इसको हम जो है वो एक दफ़ा कंपाइल करके रन करके देख लेते हैं कि ये इसकी एक्टिविटी ये क्या है, कैसे काम करता है। फिर हम थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेंगे कि इस अप्रोच का हमें बेनिफिट क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ चलते हैं और यहाँ पे अपनी इस क्लास को और इस क्लास को कंपाइल करते हैं और साथ ही इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। तो पावर विंडो भी खोल सकते हैं, लेकिन पहले हम CMD कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करते रहे हैं, उसी को ही यूज़ कर लेते हैं। CMD और ये हमने E ड्राइव में इसको ऊप में रखा हुआ है और यहाँ पे हम जावा सी की कमांड लगा के अपनी स्टूडेंट जो जावा की क्लास और टेस्ट ऐप की क्लास को कंपाइल करते हैं और इन दोनों को कंपाइल करने के बाद हम रन कर लेते हैं। रन आपको पता है कि हम कौन सी क्लास करते होते हैं जिसके अंदर मेन मेथड होता है, तो वो टेस्ट ऐप है। तो टेस्ट ऐप को जो हम रन कर लेते हैं। तो देखें टेस्ट ऐप क्या करती है, टेस्ट ऐप क्या करती है, कुछ भी नहीं कर रही। दोबारा कोड देखते हैं। हाँ, हमने उसके मार्क्स को यहाँ पे स्टोर तो कर लिया है, लेकिन हमने इसको प्रिंट नहीं किया। तो ज़ाहिर है जब तक प्रिंट नहीं करेंगे तो हमें इसका पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे क्या डेटा आ रहा है। तो लेट्स से हम यहाँ पे कह देते हैं प्रिंट एलन और ये जो भी एवरेज मार्क्स हैं वो हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। वापस चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, इसको रिकम्पाइल करते हैं और वापस इसको रन करते हैं। तो देखें जो उसके एवरेज मार्क्स थे, यानी कि देख रहे हैं आप, इनके 75 और 85 थे, तो एवरेज मार्क्स 80 इसने प्रिंट कर दिए। अब देखिए काम तो बहुत बेसिक सा किया है हमने कि भाई 2 नंबरों की एवरेज ही ली है ना, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में असल बात ये होती है कि वो जो भी काम है वो उसकी बेस्ट लोकेशन क्या है, उसको कहाँ पे किया जाए। तो देखिए जितनी भी एक्टिविटी स्टूडेंट के हवाले से है वो अब हम कभी भी स्टूडेंट की क्लास से बाहर नहीं डिफाइन करेंगे, वो स्टूडेंट की क्लास के अंदर ही डिफाइन करेंगे, ठीक है। अगर मैंने कोई और काम करना हो, फ़र्ज़ करें स्टूडेंट एडमिशन लेता है और एडमिशन के बारे में मैंने कोई डिटेल यहाँ पे लिखनी है, वो मैं इस क्लास के अंदर डिफाइन करूँगा। इसी तरह वो कोर्स रजिस्टर करता है तो वो मैं इस क्लास के अंदर एक मेथड डिफाइन करूँगा जो कोर्स को रजिस्टर करने के बारे में होगा। एक तो ये बात हो गई कि ये एक अच्छी अप्रोच है कि भाई जो कोड जिस एंटिटी से रिलेटेड है उसको उसी एंटिटी की क्लास के अंदर ही हमें डिफाइन करना चाहिए। एक इसकी ये वजह होगी। दूसरी बात जो है ना, जो मेन बात है वो क्या है, वो ये है कि देखें ये जो हमारा मेथड होता है ना, इसको एक्सेस होती है उस डेटा की जो उस ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद है। क्यों होती है? क्योंकि ये मेथड भी हमारा उसी ऑब्जेक्ट के अंदर ही रिजाइड कर रहा होता है। अगर आप इस पिक्चर को देखें तो ये जो मेथड है ये इसी ऑब्जेक्ट के अंदर रिजाइड कर रहा है। दैट मीन्स कि हम इस मेथड की बॉडी में मार्क्स 1 को, मार्क्स 2 को और बाकी एट्रीब्यूट्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ से पास नहीं करना पड़ता। यानी कि अब देखें ना, मैंने यहाँ पे जब इसको मैंने कैलकुलेट एवरेज किए हैं तो मुझे इसको मार्क्स जो है वो पास नहीं करने पड़े। ये बात ऐसे ही है कि रियल लाइफ में देखें ना, एक स्टूडेंट है, अगर हम उससे कहते हैं कि भी बताओ तुम्हारे एवरेज मार्क्स कितने हैं, तो हम उसे सिर्फ ये मैसेज भेज रहे हैं कि भी अपनी एवरेज मार्क्स बताओ। अब वो कैसे कैलकुलेट करेगा, उसके हर सब्जेक्ट में मार्क्स कितने हैं, ये डेटा उस सब्जेक्ट के पास पहले से मौजूद होता है। यानी कि उस स्टूडेंट को पहले से पता होता है कि मेरे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में क्या मार्क्स हैं और उनकी एवरेज क्या बनती है। ना कि जो पूछने वाला है वो बताए कि भाई तुम्हारे सब्जेक्ट 1 में इतने हैं, सब्जेक्ट 2 में इतने हैं और तुम जो है वो मुझे एवरेज करके बताओ कि कितने मार्क्स हैं। तो जैसे रियल लाइफ में होता है ना कि मतलब डेटा उस सब्जेक्ट के पास पहले मौजूद होता है, हम उसको एक मैसेज करते हैं या एक क्वेश्चन करते हैं, वो हमें आंसर कर देता है। तो एग्जैक्टली वही वाला काम कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के पास डेटा पहले से मौजूद है, हम जस्ट एक मेथड कॉल करते हैं, वो जो ऑब्जेक्ट है उस मेथड कॉल की बेस पे वो डेटा खुद यूज़ करता है, जो भी कंप्यूटेशन करनी है वो करता है और हमें जो वो रिजल्ट जो है वो रिटर्न कर देता है। इसमें जो बहुत कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट परफॉर्म करते हैं वो ये है कि वो कैलकुलेट एवरेज को जो है वो यहाँ मार्क्स पास कर देते हैं। देखिए इसकी लॉजिक नहीं बनती। मिसाल के तौर पे ये मैंने पॉइंट यहाँ पे स्लाइड में भी लिखा है
ऐड अ मेथड, ये तो मैंने मेथड ऐड कर दिया ना कि जो कैलकुलेट करता है। शुड वी पास मार्क्स टू कैलकुलेट एवरेज, यानी कि जब हम एवरेज को कैलकुलेट करें तो दो तरीके हैं ना, कि एक तो ये कि हम उसके अंदर ही ये वाला काम कर लें जैसे मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है, या इसके अंदर जो है यहाँ पे डिफाइन किया है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, मैं वो आपको गलत कोड एक बार लिख के दिखाता हूँ ताकि आपको समझ लगे कि कौन सी प्रैक्टिस जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट फॉलो करते हैं और उस प्रैक्टिस में जो है वो गड़बड़ क्या है। मैंने कमेंट कर लिया ताकि मैं आपको दूसरी प्रैक्टिस जो है वो एक दफ़ा लिख के दिखा सकूं। अब ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है लेकिन समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स ये करते हैं कि इसने एवरेज करनी है मार्क्स की, तो इसको जो है ना वो भेज देते हैं जी, फॉर एग्जांपल मार्क्स 1 ये हैं और डबल मार्क्स 2 ये हैं। और ये क्या करता है, ये बजाय इसके कि अपना डेटा यूज़ करे, ये M1 और M2 को जो है वो ऐड करता है, 2 पे डिवाइड करता है और अपना काम कर लेता है। और जब इसको यूज़ करते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे उसको मार्क्स पास कर देते हैं जी, फॉर एग्जांपल 75 और 85 यहाँ से पास कर दिया। देखें जहाँ तक रिजल्ट की बात है ना, तो रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखें ज़रा, हमने इसको कंपाइल किया और इसको रन किया तो देखें रिजल्ट हमारा बिल्कुल ठीक है। लेकिन बात ये है कि थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ इस्तेमाल करनी चाहिए। सोचें कि एक ऑब्जेक्ट जो है जिसे हम कह रहे हैं कि अपनी एवरेज कैलकुलेट करो, उस ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा पहले से मौजूद है, std डॉट मार्क्स 1 मार्क्स 2 हम पहले से उसके अंदर सेव कर चुके हैं। तो ये डुप्लीकेशन है कि यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर पहले ही डेटा कंटेन करता है, हम उससे कोई काम करवाने के लिए फिर उसको डेटा पास करें, यानी कि ये बिल्कुल डुप्लीकेशन है। और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की वायलेशन है कि भाई एक फंक्शन अपना काम मतलब ये पास किए बगैर जब कर सकता है, तो आपको पता है ना कि भाई ये जो मतलब फंक्शन है इसको इन एट्रीब्यूट्स की डायरेक्ट एक्सेस है। तो जब भी हम किसी मेथड का सिग्नेचर डिफाइन करते हैं, हम सबसे पहले क्या सोचते हैं कि हमारा पैरामीटर हम वो डिफाइन करते हैं अपने मेथड के जो ज़रूरी होते हैं उस फंक्शन के काम करने के लिए। अगर कोई ऐसा पैरामीटर आप पास कर रहे हैं जो मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, इसका मतलब है कि वो हम एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए। तो वही बात यहाँ पे है कि जिस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से हमने इस मेथड को कॉल किया है वो ऑब्जेक्ट इस डेटा को पहले ही कैरी करता है, लिहाजा इसको दोबारा डेटा पास करना बिल्कुल एक यूजलेस एक्टिविटी है, हमें ये कभी नहीं करना चाहिए। एक बात ये, और दूसरी बात ये रियल लाइफ से भी ऑपोजिट है। ये ऐसे ही है कि मिसाल के तौर पे आप किसी स्टूडेंट को कहें कि भाई तुम मुझे अपना CGPA बताओ या अपनी एवरेज बताओ, और उसको सारे जो मार्क्स हैं वो खुद बता देंगे कि तुम्हारे इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स थे, इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स थे, मतलब लॉजिक नहीं बनती। हम किसी स्टूडेंट से जब कहते हैं ना कि भाई अपने एवरेज मार्क्स फॉर एग्जांपल बताओ, तो हम उसको उसके मार्क्स नहीं बताते हर सब्जेक्ट में, वो उस सब्जेक्ट के अंदर पहले से मौजूद होते हैं, यानी कि उस स्टूडेंट को पहले से कह लो कि याद होते हैं या उसने कहीं नोट किए होते हैं या लिखे होते हैं, जो भी आप जो है वो मतलब कहें, लेकिन ये कि वो डेटा उसके पास पहले से मौजूद होता है। लिहाजा कभी भी आपने क्लासेस के अंदर जब मेथड्स डिफाइन करने हैं तो उन मेथड्स को डेटा तब पास करना है जो ज़रूरी हो, जिसके बगैर वो मेथड अपना काम ना कर सकता हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इसके बगैर अपना ये जो है ये अपना काम कर सकता है, लिहाजा यहाँ पे हम पास नहीं करेंगे। और ये जो गलत प्रैक्टिस है कि वो डेटा पास करना जो डेटा उस सब्जेक्ट में पहले से महफूज है, इस प्रैक्टिस को हम फॉलो नहीं करेंगे, हम इसको फॉलो करेंगे ताकि जो हमारा कोड है वो मतलब रियल लाइफ के करीब हो, एक बात। और दूसरी बात ये कि एक स्टैंडर्ड के ऊपर बेस करता हो कि भाई एक डेटा जो उसके पास पहले से मौजूद है वो हम दोबारा से उसको पास नहीं कर रहे। खैर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेटा आपने कौन सा पास करना है, कौन सा नहीं करना। अगला पॉइंट, व्हाट इज बेस्ट प्लेस टू कैलकुलेट एवरेज। अब इसमें एक बात ये भी आती है कि भाई हम अपनी एवरेज यहाँ पे क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों नहीं करते कि भाई ये जो एवरेज कैलकुलेशन का काम है वो हमारे पास मार्क्स तो यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो हम क्या करें यहीं पे जो है ना इनकी ये जो फार्मूला हमने लगाया है सम वाला, हम इसको यहीं पे फॉर एग्जांपल परफॉर्म कर दें। हम कहें जी ये मार्क्स 1 मार्क्स 2 को ऐड किया और ये हमने जो हमारे पास एवरेज है, लेट्स से कि डबल एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 2। तो हम ये वाला काम करने की बजाय यहाँ पे ये काम क्यों नहीं कर लेते? इसकी वजह बहुत अहम है। इसकी वजह ये है कि ये जो काम है ना एवरेज कैलकुलेट करना, ये रियल लाइफ में कौन सा ऑब्जेक्ट ये एक्टिविटी परफॉर्म करता है। अगर हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट ये एक्टिविटी परफॉर्म करता है, तो हमें इसकी लॉजिक भी स्टूडेंट की क्लास में ही डिफाइन करनी चाहिए। एक बात ये। दूसरी बात, अगर हम ये लॉजिक
स्टूडेंट की क्लास से बाहर डिफाइन करेंगे तो फ़र्ज़ करें अगर हम वो स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो किसी और फंक्शन को पास कर दें तो उस फंक्शन को दोबारा भी एवरेज की ज़रूरत हो तो ज़ाहिर है ये मेथड तो हमने डिफाइन नहीं किया होगा ना उस केस में, तो उस फंक्शन को भी दोबारा से ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है ये मैं किसी एक और फंक्शन को पास करूं और उसने भी एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करने हैं तो उसको ये वाला काम दोबारा फिर करना पड़ेगा। अगर हम ये काम एवरेज की कैलकुलेशन वाला स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन कर दें तो जहां जहां पे हमारा स्टूडेंट जाएगा यानी कि स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट जाएगा वहां वहां पे जो उसका बिहेवियर है या जो उसकी एक्टिविटी है वो भी साथ चली जाएगी। मैं अभी आपको ये भी करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे हमने अपना ये वहीं पे डिफाइन किया, रहने दिया, और यहाँ पे हमने कहा जी कि ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट हमने एक फंक्शन को पास कर दिया और वो फंक्शन हम यहाँ पे क्रिएट भी कर लेते हैं। हम कहते हैं फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है और वो उसका नाम है जी पब्लिक स्टैटिक, फॉर एग्जांपल कुछ रिटर्न नहीं करता और डू समथिंग, मतलब भी वो अहम नहीं है इसलिए मैं कोई फंक्शन ले लेते हैं और हम कहते हैं जी इस फंक्शन क्या करता है, एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट रिसीव करता है और ये करता क्या है कि उसकी एवरेज प्रिंट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे कहते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और ये जो भी स्टूडेंट हमें आया है हम क्या करें एस डॉट ये जो उसकी कैलकुलेट एवरेज का फंक्शन है ये हम यहाँ पे कॉल कर देते हैं। तो हमें पता ना कि वो डबल रिटर्न करता है तो ऑटोमेटिकली वो डबल वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो देखिए कोड कितना एलिगेंट है कि चूंकि हमने इसका बिहेवियर इसकी क्लास के अंदर डिफाइन किया है, अब हम उस बिहेवियर को एस के बाद डॉट लगा के किसी भी जगह पे एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसका बिहेवियर इसके अंदर डिफाइन ना करें तो जहां जहां ज़रूरत पड़ेगी हमें वो कोड बार बार वहां पे कॉपी करना पड़ेगा या वहां पे यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वजह है कि हम जो उसका बिहेवियर है वो उसकी जो बेस्ट जगह बनती है वो क्या बनती है, उसकी क्लास के अंदर डिफाइन किया जाए ताकि जहां पर उस बिहेवियर को कॉल करने की ज़रूरत हो हम वहां पे उस सब्जेक्ट के साथ डॉट का ऑपरेटर लगाएं और उसके मेथड का नाम लिखकर उसको कॉल कर लें। देखिए एग्जैक्टली वही काम करेगा। अगर मैं इस लाइन को यहाँ से रिमूव भी कर दूँ और यहाँ से हम फॉर एग्जांपल हम कहें कि डू समथिंग और इसको जो है वो अपना एसटीडी का जो ऑब्जेक्ट है वो पास कर दें। ठीक है, तो ये भी एग्जैक्टली वही काम करेगा। इसको एक दफ़ा चला के देख लेते हैं। हम वापस गए कमांड प्रॉम्प्ट पे, रिकम्पाइल किया और इसको दोबारा से रन किया तो देखिए उसने 80 ही प्रिंट किया है क्योंकि हमने उसको ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास कर दिया। तो ये आपको मैंने पिछली क्लास में बात बताई थी कि जब आप ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास कर देते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं चाहे वो हमारे डिफरेंट डेटा के एट्रीब्यूट्स हैं या उसके मेथड्स हैं उन मेथड्स को एक्सेस किया जा सकता है। तो ये देखें हमने यहाँ पे उसको आपको मैंने जो एक्सेस भी करके दिखा दिया कि इसी तरीके से हम इसको एक्सेस करते हैं। अच्छा जी, इसी तरह अगर हम वापस अपनी स्लाइड पे आएँ तो ये दोनों पॉइंट की हमने बात कर ली कि भाई हम शुड वी पास मार्क्स टू कैलकुलेट एवरेज, तो हमने बड़ी डिटेल में बात की है कि हमें नहीं पास करनी चाहिए क्योंकि वो मेथड जो है उस सब्जेक्ट के अंदर मौजूद होता है और उसको डायरेक्ट एक्सेस होती है उस डेटा की। फिर हमने बात की है व्हाट इज़ द बेस्ट प्लेस टू कैलकुलेट एवरेज, तो उसकी मैंने आपको डिटेल बताई है कि अगर आप उसको क्लास के अंदर रखेंगे तो आपको बार बार नहीं काम करना पड़ेगा और दूसरा ये कि आपको वो काम करने के लिए बार बार डेटा पास नहीं करना पड़ेगा और तीसरी वजह ये बताई है कि भाई इस तरीके से जो आपका सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट है यानी कि स्टूडेंट वाली जो क्लास है वो रियल लाइफ में जो स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट है उसको रिप्रेजेंट करती है। जैसे रियल लाइफ में स्टूडेंट अपने मार्क्स जो है वो खुद एवरेज कैलकुलेट करता है, उसको बाहर से डेटा नहीं मिलता। ठीक है, वो डेटा उसके पास पहले से मौजूद होता है। उसी तरीके से हमने जो है वो क्लास, अगर हम इसको कैलकुलेट एवरेज को क्लास के अंदर डिफाइन करेंगे तो वही चीज़ हम जो है वो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर भी एक तरह की रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। इसी चीज़ की एक और एग्जांपल लेते हैं। एक क्लास और बनाते हैं, लेट्स से उसका नाम है रेक्टेंगल और उसके दो एट्रीब्यूट हैं विड्थ और हाइट और हमें उसका क्या बिहेवियर चाहिए, हमें उसका एरिया कैलकुलेट करना है और पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि भाई एरिया कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला होता है, विड्थ और लेंथ को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसी चीज़ को मैं आपको जो है रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। ये एग्जाम्पल जो है वो उससे काफ़ी हद तक मैच करती है, लेकिन मैं अभी थोड़ी देर तक बताता हूँ कि ये एग्जाम्पल जो है वो मैंने क्यों इसके अंदर जो है वो रखी हुई है। तो पहले यूँ करते हैं कि इस एग्जाम्पल का कोड लिख लेते हैं, बाद में आपको बताऊंगा कि इसमें अंदर यूनिक जो पहलू है वो कौन सा है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे जो है वो कहते हैं जी एक हमारे पास रेक्टेंगल की क्लास है, रेक्टेंगल डॉट जावा के नाम से क्लास ना देते हैं और इस क्लास को भी हम वैसे ही डिफाइन करते हैं जी। फॉर एग्जांपल हमारा ये एक टाइप है नई, इसका नाम जो है वो है रेक्टेंगल और यहाँ पे हम कहते हैं इसके एट्रीब्यूट कौन से हैं, इसके एट्रीब्यूट हैं जी डबल वैल्यू है, एक हमारे पास लेंथ है और इसी तरह एक और डबल वैल्यू है, लेट से उसका नाम जो है वो विड्थ है।
और ये हमने उसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया। दूसरा, हमें इसके ऊपर जो बिहेवियर चाहिए यानी कि जो एक्टिविटी चाहिए वो भी हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं। हम कहते हैं जी हमें इसका रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, तो अब एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें ज़ाहिर लेंथ और विड्थ चाहिए। तो एरिया कैलकुलेट करना किस चीज़ का करना है, रेक्टेंगल का, यानी कि ये रेक्टेंगल के बारे में एक बिहेवियर है ना, तो हम इसको रेक्टेंगल की क्लास के अंदर डिफाइन करेंगे। तो हम यहाँ पे कहेंगे डबल कैलकुलेट एरिया, और यहाँ पे कोई भी डेटा रिसीव नहीं करेंगे क्योंकि ये मेथड इस ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन हो रहा है और इस मेथड को विड्थ और लेंथ के डेटा की डायरेक्ट एक्सेस है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे इसकी लॉजिक लिखते वक्त लिख देंगे यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखी भी हुई है कि भाई विड्थ को लेंथ से मल्टीप्लाई करें, एरिया को कैलकुलेट कर लें और एरिया को रिटर्न कर दें। तो हम कहते हैं जी डबल एरिया उसका क्या है, जो भी इसकी लेंथ है उसको मल्टीप्लाई करो उसकी विड्थ के साथ, और जो भी हमारे पास एरिया बनता है उसको रिटर्न कर दो। तो ये देखें हमने यहाँ पे इसको रिटर्न कर दिया, रिटर्न एरिया, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह अगर पेरीमीटर की बात करें तो वो भी साथ ही डिफाइन कर लेते हैं। हम कहते हैं जी कि यही फंक्शन है, मेन स्ट्रक्चर यही है, बाकी थोड़ा सा फ़र्क है कि यहाँ पे कैलकुलेट पेरीमीटर का फंक्शन आ जाएगा, नाम आ जाएगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई नहीं करते, हम इसमें ऐड कर लेते हैं, और इसको ज़ाहिर है ये 2 टाइम्स होती हैं रेक्टेंगल की, तो हम इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, 2 के साथ, और ये हमारा पेरीमीटर होता है। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लें, अलहदा से सेव रिटर्न कर दें या यहीं पे रिटर्न कर दें जी कि भाई ये हमने जो है वो पेरीमीटर रिटर्न कर दिया। अच्छा, अब जब इसको यूज़ कैसे करेंगे, एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे कि हमारी जो टेस्ट ऐप होगी, यहाँ मैंने स्टूडेंट का जैसे ऑब्जेक्ट बना के दिखाया है, अभी मैं आपकी सहूलत के लिए इस कोड को रिमूव नहीं करता ताकि अगर ये फाइल आपको ज़रूरत पड़ जाए तो यहाँ पे हम अब क्या करते हैं, रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो रेक्टेंगल के लिए भी वही पैटर्न है, रेक्टेंगल रेक्ट इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल, और इसके दोनों एट्रीब्यूट ज़ाहिर है वो हमें इनिशियलाइज़ करने चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको इनिशियलाइज़ किए बगैर उसका बिहेवियर कॉल करेंगे या मेथड कॉल करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उनकी वैल्यू जो है वो 0 होगी, तो वो अपना जो है वो सही काम नहीं करेगा। तो रेक्टेंगल डॉट जो लेंथ है वो हम कह देते हैं जी फॉर एग्जांपल 3 है, और रेक्टेंगल डॉट जो उसकी विड्थ है लेट से हम कहते हैं वो 4 है। इस डायग्राम में मैंने क्या ली हुई है, लेंथ 3 ली है, विड्थ 4, लेंथ 3 विड्थ 4। ठीक है, मैं चाहता हूँ उसी के मुताबिक जो है वो हम इसको लेके चलें। अब हम कहते हैं जी इसका एरिया कितना है, तो लेट से हम कहते हैं जी जो एरिया है वो कैलकुलेट करो। तो आपको पता है कि हम रेक्ट उसका रेफरेंस लिखेंगे, क्योंकि उसके रेफरेंस से ही हम उस ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद उसके डेटा के मेंबर्स तक और उसके अंदर मौजूद जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेक्ट डॉट कैलकुलेट एरिया, कैलकुलेट एरिया, और इसको कॉल करेंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा। इसको हम जो डायरेक्ट जो है वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को पास कर देंगे। आप इसको किसी वेरिएबल में सेव भी कर सकते हैं और जो है उसको डायरेक्टली जो है वो यूज़ भी कर सकते हैं, यानी कि प्रिंट कर सकते हैं, जैसे भी आपने यूज़ करना है वो तो लॉजिक पे डिपेंड करता है ना आप क्या काम कर रहे हैं। अभी हम ये करते हैं, इसको भी कंपाइल करके देखते हैं। लेट्स से हम कहते हैं जी कंपाइल करो स्टूडेंट डॉट इसकी बजाय रेक्टेंगल डॉट जावा की फ़ाइल को और टेस्ट ऐप को, क्योंकि टेस्ट ऐप के अंदर हमने रेक्टेंगल को यूज़ किया हुआ है, और इसको कंपाइल करने के बाद रन किसको करो, जो हमारी टेस्ट ऐप है इसको रन करो। तो देखें उसने क्या किया है, मल्टीप्लाई मतलब उसका एरिया कैलकुलेट फंक्शन कॉल किया है। तो फंक्शन कॉल होने से क्या हुआ, ये कॉल जो है वो हमारी कहाँ पे चली गई है, रेक्टेंगल की डेफिनेशन के अंदर इस फंक्शन को कॉल गई है, और इस फंक्शन ने इन दोनों डाटा मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस कर लिया है। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन भी उसी ऑब्जेक्ट के अंदर अवेलेबल था जिस ऑब्जेक्ट के अंदर ये डेटा अवेलेबल था। ठीक है, यूँ समझें कि जैसे आपको मैंने मिसाल दी थी ना कि घर का नक्शा होता है, तो उसके अंदर जो है वो बाकी चीज़ें हम डिफाइन करते हैं, उसके मुताबिक घर बनता है। तो ये हमने एक तरह का रेक्टेंगल का नक्शा बना दिया है कि भाई उसका मेथड ये होंगे, उसका डेटा ये होगा। अब इससे जितने भी ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट बना है, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर देखें उसके नक्शे के मुताबिक, यानी कि उसके ब्लूप्रिंट के या क्लास के मुताबिक इसके डेटा मेंबर्स भी यहाँ पे हैं और इसके जो मेथड्स हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो हम उनको डॉट ऑपरेटर लगा के जो है वो कॉल कर सकते हैं। अब बात करता हूँ कि ये जो एग्जांपल है ये मिलती जुलती है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी स्टूडेंट वाली। तो इस एग्जांपल को मैंने क्यों यहाँ पे रखा है, उसकी वजह ये है, देखें सम टाइम जो हम बिहेवियर या मेथड डिफाइन कर रहे होते हैं वो उस सब्जेक्ट को
उस सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है या उस सब्जेक्ट के बारे में होता है। जैसे स्टूडेंट था तो कैलकुलेट एवरेज जो है वो स्टूडेंट रियल लाइफ में एवरेज कैलकुलेट करता है, तो इसलिए उसका मेथड वहाँ पे था। अब जो रेक्टेंगल है ना वो अपना एरिया खुद कैलकुलेट नहीं करती, ठीक है, यानी कि ये ऐसा बिहेवियर जो रेक्टेंगल परफॉर्म नहीं करती, लेकिन जो उस सिस्टम के अंदर जो बाकी कंपोनेंट्स हैं उनको उसके एरिया की ज़रूरत पड़ सकती है। यानी कि आप यूँ समझें कि जितना भी बिहेवियर है या तो वो ऑब्जेक्ट को खुद चाहिए होता है अपना कोई काम करने के लिए, या फिर वो बिहेवियर जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्होंने उस क्लास से वो ऑब्जेक्ट बनाना है उनकी वो ज़रूरत होती है। तो हम वो तमाम बिहेवियर जो है वो उसी क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं ताकि बाद में हम उसको जो है वो एक्सेस कर सकें। तो जिस पैटर्न पे मैंने जो है ना कैलकुलेट एरिया को एक्सेस किया है, उसी पैटर्न पे आप कैलकुलेट पेरीमीटर को भी एक्सेस कर सकते हैं। वो मैं अभी टाइम सेव करने के लिए स्किप कर देता हूँ, आप खुद इसको कॉल करके देखिएगा। इसी तरह एक वर्ड है लोकल और इंस्टेंस वेरिएबल। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये आप पहले ही यूज़ कर चुके हैं, बस एक नाम नया है कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं ना ऑब्जेक्ट के अंदर, यानी कि ये जो वेरिएबल्स हैं ये वाले, सॉरी कौन से वेरिएबल, यही था, इसको वापस स्टार्ट कर लेते हैं, दिस वन। ये जो वेरिएबल्स हैं लेंथ और विड्थ, इनको हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इस क्लास का जो एक इंस्टेंस है, इनकी जो एक ऑब्जेक्ट है, ये उसके लिए बने हैं। अगर हम एक और ऑब्जेक्ट बना लें उसी क्लास का तो उसके अंदर ये फिर दोबारा से इनिशियलाइज हो जाएंगे और वो ये उसके होंगे। तो दैट मीन्स कि ये जो वेरिएबल्स हैं ये हर ऑब्जेक्ट के अपने अपने होते हैं, इसलिए उसको इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए हम इंस्टेंस का वर्ड भी समटाइम यूज़ करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारी क्लास का एक इंस्टेंस ही होता है, तो इसलिए इनको इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। और वो वेरिएबल जो हम अपने मेथड के अंदर डिफाइन करते हैं इनको लोकल वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। इनका स्कोप कितना होता है, यानी कि कब बनते हैं, कब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जब हम इस मेथड को कॉल करते हैं तो उसी वक्त ये बनते हैं, और जैसे ही ये मेथड की बॉडी कंप्लीट होती है तो ये जो वेरिएबल हैं ये सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, जब तक हमारे पास ये रेफरेंस मौजूद होता है, यानी कि जब तक हमारा ऑब्जेक्ट रैम में एग्जिस्ट कर रहा होता है, तब तक ये जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं इनकी भी लाइफ तब तक होती है, यानी कि उस वक्त तक ये भी जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो ये बात है कि वेरिएबल, लोकल वेरिएबल क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है। और एक और वेरिएबल है स्टैटिक वेरिएबल, वो मैं आपको एक दो लेक्चर में बताऊंगा कि उसकी क्या डिटेल है। अभी जो है वो मैं फोकस रखना चाह रहा हूँ कि भाई आपको जो है वो बिहेवियर का या एक्टिविटीज़ या मेथड्स को क्लास के अंदर ऐड करने का जो है वो पता चल जाए। अब इसी चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए मैंने एक टास्क अपलोड किया है। ये जो लिंक है ये मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, तो आप ये वाला टास्क ज़रूर करें। इससे आपको थोड़ा अंदाज़ा होगा कि हम जो है वो किस तरीके से अपना जो डिफरेंट इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं उनको कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत बेसिक सा तरीके से मैनिपुलेट किया है। हम ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रीड ही करें, मतलब बाई चांस ये एग्जाम्पल ऐसी है कि हम इस वक्त इनका डेटा सिर्फ रीड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम एक्सेस कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हम इन वेरिएबल्स का डेटा रीड भी कर सकते हैं और इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी है ना, इसमें जो है ना वो ये टास्क आप तब करेंगे, यानी कि इसके अंदर वैल्यू को चेंज भी करना पड़ता है। ये एक बैंक अकाउंट की एग्जांपल है। तो आप जब अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं तो जो उसका इंस्टेंस वेरिएबल है, यानी कि उसका जो बैलेंस है, उसको आपको अपडेट करना पड़ता है। तो ये आप टास्क की डिस्क्रिप्शन देखें, ये बड़ा सिंपल टास्क है, इसको आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कैसे करना है। और जो कि प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो के जो कमेंट्स हैं वहाँ पे अपने जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक कौन सा है, इनकैप्सुलेशन या डेटा हाइडिंग क्या होती है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करें, क्योंकि हमारे आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं वो इन दो चीज़ों पर बेस करते हैं कि क्लास की यानी कि ऑब्जेक्ट की स्टेट या उसका डेटा, जो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, और उस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर, यानी कि उस सब्जेक्ट के क्लास के अंदर जो हमने मेथड्स डिफाइन किए हैं, ये चीज़। तो ये बहुत फंडामेंटल कंसेप्ट हैं, आप इन पे ग्रिप करें। तो आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर हम इसको जो है इन दो वर्ड्स को एक्सटेंसिवली यूज़ करेंगे, यानी कि क्लास के एट्रीब्यूट्स, यानी कि उसके डेटा मेंबर्स, जिसके लिए स्टेट का वर्ड भी यूज़ करते हैं, और क्लास के अंदर जो फंक्शंस हैं जिसको हम क्या कहते हैं, बिहेवियर या मेथड्स का वर्ड यूज़ करते हैं जिसके लिए। तो उस वक्त के लिए जी अभी तक के लिए इतने काफ़ी है। तो इंशाल्लाह बाकी इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।